हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th की साइंस के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री का दूसरा लेसन बताएंगे। पहले लेसन के हमने 4 पार्ट बनाए हैं, उनको देखिएगा ज़रूर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हाँ, हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपको सारे सब्जेक्ट की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। इस कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल बंद है और हो सकता है अभी बंद रहे कुछ दिनों तक, और कोचिंग भी बंद है। इस वजह से आप घर पर ही तैयारी करें। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की तो नोट्स के लिए नीचे लिखे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8076317021 9919425442। ये 2 नंबर हैं। आप किसी भी समय इसमें व्हाट्सएप में अपना नाम और एरिया सब्जेक्ट मैसेज करके बता दीजिए कि सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए। चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट क्या। और कोई भी वीडियो देखिए तो आप उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि तभी उस वीडियो के अंतर्गत की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट हमारा क्या है। ये अध्याय दूसरे का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय दूसरा का है अम्ल क्षारक एवं लवण, अध्याय का नाम है, जिसके अंतर्गत पेज नंबर 31 पूरा हम जो कोर्स आपको दे रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड की किताबों के अंतर्गत का दे रहे हैं, जो पेज नंबर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और अभ्यास में उन सभी का आंसर इसके माध्यम से देंगे। बाकी इसमें अलग से जो चीजें समझाने वाली हूँ वो हम आपको अगले वीडियो में बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें आपके पास 2 बिलियन है, ए और बी। बिलियन ए के पास पीएच मान 6 है और बिलियन बी के पास पीएच मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें कौन से अम्लीय तथा कौन सा क्षारकीय है? ये हम आपको बोर्ड में बताएंगे। पीएच मान 0 से 7 तक जो संख्याएं होती हैं वो अम्लीय होती हैं और 7 से 14 तक क्षारीय होते हैं, और जो 7 होता है जिनका मान वो उदासीन होते हैं। 7 से कम वाली संख्या अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर वाली संख्या जो होती हैं वो क्षारीय होती है, और जो 7 होता है वो उदासीन होते हैं। तो इसमें से देख क्या पूछ रहा है, 6 किस में आ रहा है? 7 से कम, तो यानी 6 वाला अम्लीय होगा और बी वाला क्षारीय होगा, 8 है। तो अब देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। यदि विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, वही 7 से अधिक है तो वह क्या होगा? क्षारीय। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय। इसलिए विलयन ए में क्या है? अम्लीय। यह हमने अभी आपको पहले बताया। विलयन ए क्या है? अम्लीय और विलयन बी क्षारीय है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। किसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है? अम्लीय विलयन में। इसीलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है? विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। और H प्लस आयन की सांद्रता कम होने पर अम्लीयता कम होती है अथवा क्षारीयता बढ़ती है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर पूछ रहा है, क्या क्षारकीय विलयनों में H प्लस आयन होते हैं? यानी जो ये क्षारकीय के विलयन होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। अगर होते हैं तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? इसका रीजन पूछ रहा है। अगर होते भी हैं तो क्यों? क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता हाइड्रोक्साइड OH होता है। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ऋणायन होते हैं और हाइड्रोजन आयन धनायन होते हैं। हाइड्रोक्साइड ऋणायन की सांद्रता से बहुत कम होती है। OH माइनस यानी आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इनकी सांद्रता अधिक होती है इसलिए ये क्षारीय होते हैं और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। अगला प्रश्न है,
कोई किसान के खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा तो क्या होगा? कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यदि खेत की मृदा अम्लीय है तो वह खेती योग्य नहीं होती है। यदि खेत में अम्लीय को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, यहाँ किसान बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कर रहा है, अर्थात उसके खेत की मृदा क्या है? अम्लीय है। उसकी खेत की मृदा क्या है? यहाँ पे अम्लीय है, इसलिए वह इन सब चीजों का उपयोग कर रहा है। इसी पेज नंबर के हैं अगला प्रश्न 5वां। अम्ल के विलयन के तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3 होता है, हाइड्रोनियम H3O हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है। क्या होती है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा बढ़ाते हैं, उसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा क्या हो जाती है? कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता घट जाती है। अगला प्रश्न है इसमें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH आयन की सांद्रता को कैसे प्रभावित करते हैं? जब क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता अधिक होती है तब इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं? सांद्रता अधिक होती है। हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या होती है? अधिक हो जाती है। पेज नंबर 36 के प्रश्न उत्तर है। इसमें पूछ रहा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। इसका प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण बनाने की क्रियाविधि बताइए, तो यही होगा। अगर एक बार पूछ लिया कि एक क्रियाविधि बताइए कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो बुझा हुआ चूना से जब क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? विरंजक चूर्ण और जल का। COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 जब क्रिया कराएंगे तो CaOCl2 प्लस H2O बनेगा। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। क्या है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है कठोर से मृदु जल के लिए। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, इसका सूत्र होता है NaHCO3। मात्र इसका सूत्र NaHCO3 होता है, लेकिन हम यहाँ पे हल करने के लिए जब ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? 2 लगा दिया है, ताकि यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2। हमने पहले लेसन में ये संतुलित करना अभिक्रियाएं बता दिया। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारी अभिक्रियाएं हल करना अपने आप बनने लगेंगी। हमने बताया कि दोनों साइड, ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है, दोनों साइड की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ तो एक अणु है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3।
तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें संख्याएं गिननी है कि दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। यहाँ पे कितने हैं सोडियम 2, तो यहाँ भी सोडियम 2 हो गए, लेकिन यहाँ कार्बोनेट कितने हैं यानी CO3। अगर आगे 2 लगा होता है तो सभी पदार्थों में ये 2 जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे CO3 कितने हैं 2, तो यहाँ पे CO3 1 रखा, अभी 1 CO3 बच रहा है, और हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकाल दिया और CO3 बच रहा है, तो CO3 में से 1 ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ जल बन गया। अब क्या बचा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है Ca, अभी हम आपको बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, ये CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, और जिप्सम का सूत्र क्या है CaSO4 × 2H2O बनाता है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस अभिक्रिया क्या करता है, जल से करता है, CaSO4 × ½ H2O प्लस 1/2 H2O जल के अणु है, तो यहाँ पे कितने हैं 1.5 जल के अणु यहाँ है और आधा यहाँ पे है, तो 1.5 और आधा कितना हुआ 2, तो ये लिखे हैं 2H2O, और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4 उसी प्रकार से यहाँ भी CaSO4 आ गया। जिप्सम में कितने होते हैं जल के अणु 2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल के अणु होते हैं। देखते हैं अगले पेज नंबर के प्रश्न। अब हम आपको अभ्यास के प्रश्न बताएंगे। अभ्यास में पहला नंबर है, पहले 1 2 तो बहुविकल्पी दिए रहते हैं, देखिए कौन सा है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा। जब कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर लाल को नीला करता है तो वह क्षारीय होगा, नीला को लाल कर देगा तो वह अम्लीय होगा। और क्षारीय कितने होते हैं 7 से अधिक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाल को नीला कर देगा, और 7 से अधिक यहाँ पे कौन सी संख्या है 10, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा 10। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, क्योंकि अंडे के पिसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है जो HCl से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, यानी सफेद कलर का कर देती है। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl की 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उस विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, 16 ml, क्योंकि जिस अनुपात में क्षार है उसी ही अनुपात में अम्ल मिलाने से विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच जो पचता नहीं है उसको, इसमें एंटासिड, क्योंकि एंटासिड पेट में अम्ल की अधिकता को कम करता है। जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेट में अपच की सहायता हो जाती है, क्योंकि जो एंटासिड होता है वो पेट में हमारी अम्ल की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है उसको कम करता है। ये 4 अभी तक बहुविकल्पीय रहे। अब आपका 5वां प्रश्न है,
अभिक्रियाएं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ। अभी ये सारी अभिक्रियाएं हमने पहले लेसन में आपको एक संतुलित समीकरण करने के लिए बताया। अगर वो वीडियो देखिएगा उसमें कुछ ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, या फिर हमारा उसमें नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से फिर से दूसरी अभिक्रियाएं समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारी अभिक्रियाएं हमने उसमें बताई, फिर से हालांकि हम इसी में बता दे रहे हैं कैसी हैं। देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 प्लस Zn। जब H2SO4 Zn से करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4, तो क्या बचेगा H2। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो क्या बनता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम से, तो अभी ऊपर जैसे बना है तो क्या बन जाएगा MgCl2, क्योंकि जब आगे 2 लगा होता है तो दोनों में जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MgCl2 प्लस H2। अब अगला प्रश्न है अगला नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल से एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। सिर्फ हम हल करने के लिए यहाँ पे 3 लगाए हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4 और 2L जिंक का सूत्र है। वो यहाँ पे गलत है, जिंक नहीं है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, ये गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है प्लस एल्युमिनियम, जिंक नहीं है, एल्युमिनियम सल्फेट है, जहाँ पे जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है H2SO4 प्लस 2L, तो क्या बनेगा Al2। और यहाँ पे SO4 कितने हैं, क्योंकि आगे 3 लगा हुआ है इसलिए ये अभिक्रिया हमने बोर्ड में बताई है जब हल करना है। यहाँ पे आगे 3 लगा हुआ है इसलिए होल थ्राइस हो जाएगा, इसको 3 लगा है तो थ्राइस बोलेंगे, प्लस 3H2। अब अगली है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब लोहा से क्रिया कराते हैं, यानी फेरिक मैग्नीशियम लिखा है, ये भी गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे लोहा यानी आयरन होता है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड से जब आयरन से आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे फेरस क्लोराइड है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, ये गलत है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो यहाँ लिखा है फेरिक क्लोराइड होगा प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सभी बच्चों के साथ। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।